हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, यह पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी आता है। इसमें अध्याय 4 भारत के विदेशी संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसके पहले साथियों, हम अध्याय 3 तक चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। और प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आपको देखना बहुत अति आवश्यक है। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये भाग 2 के अंतर्गत आता है साथियों, ये पाठ भाग 2 के अंतर्गत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम भारत की विदेश नीति के बारे में जानेंगे। किस तरह आज़ादी के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति बनाई, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। साथ ही भारत ने शीत युद्ध के दौर में तत्कालीन परिस्थितियों में किस तरह भारत ने दो गुटों से अलग रह नए देशों को एक नया गुट निरपेक्षता का रास्ता दिखाया। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के संबंधों को समझेंगे और भारत की परमाणु नीति के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि इसको मैंने टाइप कर दिया साथियों, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि साथियों टाइप करने में बहुत टाइम लगा था। तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें। अब क्या है, विदेश संबंध से क्या अभिप्राय है? तो नंबर 1, विदेश नीति क्या है? कोई देश अपने पड़ोसी देशों तथा दूर के देशों से कैसे संबंध रखता है, इससे उसकी विदेश नीति का पता लगता है। किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सैनिक संबंधों से संबंधित है। वह क्या है, भारत ने अपनी विदेश नीति में सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान तथा शांति कायम करके अपनी सुरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 2 क्या है, नेहरू की विदेश नीति के मुख्य तत्व। थोड़ा मुख्य आ गया है तो टाइप करने में एरर हो गया था। तो क्या है, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नंबर 3, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत क्या है? सिद्धांत थोड़ा टाइप होने में थोड़ा एरर हो गया था। सिद्धांत तो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास, गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील समझौता, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध, विश्व शांति के लिए प्रयास, लोकतंत्र का सम्मान, मानवाधिकारों का सम्मान, विभिन्न देशों के बीच शांति मित्रता बढ़ाना। अब नंबर 4 क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया दो खेमों में बट गई थी। एक खेमा अमेरिका का था, दूसरा खेमा सोवियत संघ का था। ऐसे में भारत ने अपने को दोनों गुटों से अलग रखा। अब नेक्स्ट नंबर है, भारत में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 5, भारत की विदेश नीति क्या है? भारत और भारतीय लोगों के संबंध आज़ादी के पूर्व से ही अच्छे रहे थे। नेक्स्ट नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, विदेश में ही किया था। यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है विदेश में ही किया था। भारत की आज़ादी के समय पूरा विश्व शीत युद्ध के दौर में था और पूरी दुनिया दो खेमों में बटी थी। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था।
इसीलिए भारत ने 2 खेमे से दूरी बनाई थी। नेक्स्ट क्या है, भारत ने अपने आप को उस समय के सैनिक गुट नाटो अमेरिका का और वारसा संगठन सोवियत संघ से दूर रखा। भारत ने हमेशा, यानी सैनिक गुट 2 थे, कौन का, अमेरिका का और सोवियत संघ का। तो भारत ने हमेशा से विभिन्न देशों के बीच समझौता करने का प्रयास किया। 6 नंबर देखिए, भारत की विदेश नीति की कमियां क्या थी। पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब आ गया था। भारत सोवियत संघ का अच्छा दोस्त था, इसलिए अमेरिका से भारत के संबंधों में खटास पैदा हुई। 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया, भारत ने इसका विरोध किया। अब आगे क्या है, सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, भारत इसका विरोध नहीं किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे है साथियों क्या है, एफ्रो एशियाई समझौता। नेहरू के दौर में भारत ने अफ्रीका तथा एशिया के देशों के साथ संपर्क बनाया। 1950 के दशक में नेहरू ने एशियाई एकता की पैरोकारी की। 1947 में मार्च महीने में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजन किया। भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किया। भारत औपनिवेशीकरण का प्रबल विरोधी था। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ। इसे बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता की नीति की नींव डाली। अन्य राष्ट्रों के साथ भारत के बदलते संबंध क्या हुए, चीन यानी चाइना। चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। चीन की आबादी विश्व में सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा नंबर पहले पे आबादी है कहाँ की, चीन की। चीन में ज्यादा लोग हैं। उसके बाद भारत की आबादी विश्व में दूसरे नंबर पर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों उसका। अब आगे क्या है, भारत और चीन के बीच कुछ विवादित मुद्दे भी हैं। नंबर 1, भारत और चीन के संबंध। चीनी क्रांति 1949 में हुई और भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से था। भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ताना ढंग से की। नेहरू के मन में इस देश के प्रति गहरे भाव थे। हालांकि सरदार पटेल को आशंका थी कि चीन भारत पर हमला कर सकता है, परंतु नेहरू का मानना था कि इसकी संभावना नहीं है। नेहरू ने सीमा पर सेना की बजाय अर्धसेना बल तैनात किया। नेक्स्ट क्या है, पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ। इस समझौते में भारत की तरफ से नेहरू जी और चीन की तरफ से चाउ चाउ एन लाई थे, चाउ एन लाई थे, इनका नाम कई बार पूछा गया है। चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे, अब भारत तरफ से नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें 5 बातों पर सहमति की गई। नंबर 1, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध न करना। नंबर 2, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नंबर 3 देखिए, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। नंबर 4, समानता और परस्पर मित्रता की भावना। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब नंबर 3 देखिए, भारत चीन विवाद। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। प्रारंभ में भारत ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। चीन के द्वारा तिब्बत की संस्कृति को कुचला गया। चीन ने तिब्बत में चीनियों को बसाना शुरू कर दिया। ऐसे में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण मांगी।
भारत ने दलाई लामा को शरण दी। चीन ने इसका विरोध किया। चीन ने कहा कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, जो कि पंचशील समझौते के खिलाफ है। अब नेक्स्ट क्या है साथियों, इसी समय भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है भी शुरू हुआ, जो क्षेत्रों को लेके था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है, नंबर 1 जम्मू कश्मीर लद्दाख अरुणाचल प्रदेश नेपाल। नंबर 4 चीन का आक्रमण 1962। चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिए। भारत इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते भारत की हार हुई, यानी भारत हार गया था उसमें। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तो 1962 में कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारत चीन का युद्ध कब हुआ, 1962 में। अब इससे देश की विदेश नीति को गहरा धक्का लगा। भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगनी पड़ी। सोवियत संघ तटस्थ रहा। हार के साथियों, ये हार है, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा एरर हो गया था, तो मात्रा छूट गई, तो हार है। हार के कारण सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री बीके कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। नेहरू की छवि धूमिल हो गई। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब नंबर 5 देखिए, भारत चीन संबंध में सुधार। 1962 के युद्ध के बाद भारत चीन संबंध में सुधार होने में लंबा समय लगा था। यानी 1976 में राजनयिक संबंध बहाल करने की शुरुआत हुई। आगे क्या है, 1979 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्री तथा श्री राजीव गांधी ने 1988 में प्रधानमंत्री के तौर पर यात्रा की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। परंतु यह ज्यादा जोर व्यापारिक संबंधों को बहाल करने पर रहा। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की और पुराने व्यापार के रास्तों को खोलने पर सहमति जताई, जिसमें सिल्क रूट मुख्य था। साथ ही चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसमें कुछ समझौते किए। नंबर 1 दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान। नंबर 2 तकनीक के क्षेत्र में सहयोग। नंबर 3 व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलना। 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ा। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में सहयोग। विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां। अब आगे क्या है, पाकिस्तान आजादी के बाद के संबंध। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ ही आजाद, यानी पाकिस्तान में आजादी दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को। अब नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान और भारत के संबंध शुरू से ही तनाव भरे रहे। 1947 में पाकिस्तान और भारत में कश्मीर पर युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 1965 में पाकिस्तान और भारत में एक बार फिर युद्ध हुआ। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। इस समय सेना लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध रुका। 1966 में ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां मध्य हुआ, यानी अयूब खां के मध्य हुआ था। अब आगे फिर क्या हुआ, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था।
अब आगे क्या है नंबर 2, बांग्लादेश संकट 1971। 1971 1970 में पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए कब? 1970 में। पाकिस्तान दो भागों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में पीपीपी के जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुमत मिला, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुद्दीन की अवामी लीग को। चलिए इसके सारे ले लीजिए इसका। तो यहाँ से बता देते देखो, पश्चिमी पाकिस्तान में पीपी के जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुमत मिला, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को। दोनों भागों में संस्कृति एवं भाषा को लेकर गंभीर मतभेद थे, जिसके कारण आम सहमति नहीं बन पाई। पूर्वी लोगों की अनदेखी करने पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए और पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जनता का दमन किया जाने लगा, जिससे 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुस आए। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय इस मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश को नैतिक एवं भौतिक समर्थन दिया। 1971 में पाकिस्तान ने चीन तथा अमेरिका से मदद मांगी। इसके चलते इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। 1971 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, जिस कारण बांग्लादेश नामक एक नए देश के साथ हुआ पाकिस्तानी युद्ध। चले फिर युद्ध हुआ, जिसका अंत बांग्लादेश नामक एक नए देश के साथ हुआ पाकिस्तानी 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौता हुआ। ये कई बार पूछा गया है शिमला समझौता के बारे में, तो आप लोग ये पूरा देख लेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ये दो हैं नेता। इसके बाद क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद, सर्किक रेखा विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद, कश्मीर विवाद। नंबर 4, पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देना। नंबर 5, खुफिया एजेंसी आईएसआई का बांग्लादेश और नेपाल से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियान चलाना। नंबर 6, आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करना। भारत की परमाणु नीति का आरंभ। भारत ने 1974 मई में परमाणु प्रशिक्षण किया। नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्वास जताया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। अब आगे फिर क्या हुआ? नेहरू जी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विश्वास जताया। भारत ने परमाणु नीति की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हो चुकी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों तथा आत्मरक्षा के लिए ऊर्जा बनाना चाहता था, क्योंकि ये होमी जहांगीर भाभा, इनका नाम जो है साइंस में भी कई बार पूछा गया है। ये साइंस संबंधित प्रश्न है। इसके बाद क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों ने दुनिया के देशों पर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत ने संधि का विरोध किया। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों ने दुनिया के देशों पर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत ने संधि का विरोध किया।
यह संधि भेदभावपूर्ण थी। 1973 में अरब इजरायल युद्ध हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा। भारत में भी महंगाई बढ़ी और आर्थिक संकट सामने आए। अब आगे क्या है? भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति। अब इसमें क्या है? नंबर 1, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। नंबर 2, इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। नंबर 3, परमाणु अप्रसार संधि का विरोध। नंबर 4, शांति उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति बनाई। नंबर 5, निरस्त्रीकरण के लिए भारत तैयार। तो इसी के साथ साथियों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये चैप्टर विस्तार से मैं वर्णन किया हूँ, पूरा हो गया। इसके बाद इसके हम प्रश्न करा देंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ पूरा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।